एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। चलिए फिर बेटा हम कंटिन्यू करते हैं। आपका क्या पढ़ रहे थे हम? साइंस स्कूल का या आरएमएस स्कूल की 9th क्लास को स्टडी कर रहे थे, क्योंकि मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ बेटा साइंस। ठीक है, तो हम प्रीवियस लेक्चर में क्या कंप्लीट कर चुके हैं कि आपका मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हमने पढ़ना है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, जो आपके बेटा न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिए थे? 3 लॉज दिए थे। ठीक है, जिससे आप क्या पढ़ते हो? पूरी फिजिक्स को समझते हो। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिन्होंने एक्सप्लेन करा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेटा। तो आपके जो न्यूटन साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने 3 लॉज दिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, इजी से टॉपिक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इसी को ही बेटा हम एक नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को किस नाम से जानते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जानते हैं। अब देखो बेटा, सिंपल ये लॉ क्या कहता है आपका, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोशन, जो कोई मूव कर रहा है वो भी अपनी बेटा क्या है, सिमिलर जो आपका ऑब्जेक्ट है बेटा वो भी क्या कर रहा है, अपनी मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, बट कोई भी बेटा क्या नहीं लग रही है, जब तक कोई भी चीज एक्सटर्नल फोर्स उसको क्या नहीं कर रही है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तब तक वो क्या चल रहा है बेटा, अपने कॉन्स्टेंटली मूविंग चल रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में उसे फ्लो करना है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अपनी कांस्टेंट स्पीड को लेके। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, द लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। जो चीज बेटा रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी जब तक उसमें कोई बाहर से फोर्स ना लगे। ठीक है, या फिर कोई चीज बेटा मोशन में चल रही है अपनी कांस्टेंट स्पीड से एंड डायरेक्शन से, जब तक उस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। करेक्ट? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट the object at rest will remain at rest and an object in motion will remain continue moving with a constant velocity। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अनलेस एक्टेड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स, जब तक बेटा दोनों चीज में, चाहे वो रेस्ट पोजीशन हो चाहे वो कांस्टेंट मूविंग में हो, उसमें कोई भी आप बाहर से फोर्स न डालो, तो तब तक वो क्या चलेगी बेटा, अपनी पोजीशन में रहेगी, अपने मोशन में चलेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें बेटा, आप कभी चल रहे हो, सीधा सीधा चल रहे हो। ठीक है, या फिर आप बाईसाइकिल चला रहे हो, तो बाईसाइकिल जब तक आपकी चल रही है बेटा तो चल रही है, बट अगर आपने उसमें ज्यादा फोर्स लगाई तो वो क्या होगी बेटा, अपनी कांस्टेंट मूविंग हाई प्रेशर लगाना, जिसकी वजह से किसी ने पीछे धक्का दिया तो आपकी एक्सटर्नल फोर्स लगी। ठीक है, तो वो कहलाता है। एक एग्जांपल देती हूँ बेटा, आपकी एक बॉल है। ठीक है, वो बॉल पहले अपनी पोजीशन में थी, देन फिर कुछ टाइम बाद वो चलना स्टार्ट कर दिया अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब अपनी एक कांस्टेंट मोशन चल रहा है। ठीक है, कोई भी स्पीड ज्यादा नहीं है, अपने मोशन से खुद चल रही है। बट जब बेटा आप उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगी, तेज से दौड़ेगी ना, या फिर बहुत ही तेज से उड़ के चली जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा वो अपनी पोजीशन में, तो वो हमेशा रिमेन एट रेस्ट में रहेगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। देन आपने इसको किक मारी अपने पैर से, तब इसने बेटा क्या करी, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया इसने स्पीड को, क्योंकि आपने क्या लगाई बेटा, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाई है। कैसी आपकी एक्सटर्नल फोर्स लगाई है आपने, तो इसे आप क्या बोल दोगे बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल दोगे। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ पर ही आ गई, जब स्पीड बढ़ी, धक्का दिया आपने, तब जब क्या हो रहा है बेटा, ये मूव कर रही है। तो इससे आप क्या समझते हो बेटा, कभी भी जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है तो इसमें आपका एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट करेगा जब आपकी कोई भी रेस्ट पोजीशन में या फिर मोशन पोजीशन में। तो एक बेटा पहले इंटरनल फोर्स भी होगी। ठीक है, इंटरनल फोर्स होगी जो कि बेटा खुद ही, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की एनर्जी होगी, खुद की फोर्स होगी, जिसे आप क्या बोलोगे, इंटरनल फोर्स बोलोगे। तो इससे क्या प्रूव होता है बेटा कि जो आपकी इंटरनल फोर्स है वो कुछ काम की नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल वीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकती, मोशन में स्पीड नहीं बढ़ा सकती, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी। तो आपकी इंटरनल फोर्स क्या है बेटा, कुछ नहीं कर रही है, उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी वो वर्क करेगी। तो ये क्या कहता है बेटा, आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है,
और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया का भी काम वही है, ये अपोज करता है किसी भी फोर्स को, मतलब एक तरीके से एक जिद्दीपन दिखाता है किसी भी चीज को, कि अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो उसको आप जब तक बेटा एक्सटर्नल फोर्स नहीं मारोगे तब तक वहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है, वो हिलेगा नहीं वहां से, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। करेक्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बाइसाइकिल खड़ी है, ठीक है, वो अपनी कांस्टेंट मोशन में चल रही है, बट अगर आपने उसे थोड़ा सा धक्का मारा तो वो एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने तो वो तेज भाग गई। बट अगर मैं वहीं पे बात करूं बेटा आपका एक ट्रक है, ठीक है, या फिर एक गाड़ी है, ठीक है, उसका मास ज्यादा है, बट आपकी एनर्जी जो होगी, अगर आप उसे धक्का दोगे तो एक बार में धक्का लगा पाओगे, नहीं लगा पाओगे ना, तो वो क्या है बेटा, वहां पर खड़ी हुई है, इनर्शिया लगा हुआ है, उसका ज्यादा इनर्शिया है कंपेयर टू साइकिल से, तो वो अपनी जगह पे खड़ी है बेटा, उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उस पोजीशन में जब तक आप ज्यादा फोर्स नहीं लगाते हो, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है बेटा, आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं है, इसमें आपको बट एक इक्वेशन को ड्राइव करना है, ठीक है, इसे पढ़ने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मोमेंटम, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड इज डोनेटेड बाय, ठीक है, पी। तो आपका मोमेंटम क्या होता है बेटा, कि टोटल नंबर ऑफ मास एंड वेलोसिटी उसमें कितनी लग रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोल देंगे उसे, मोमेंटम बोल देंगे, ठीक है, मास और वेलोसिटी बेटा एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, वो कहलाता है आपका बेटा मोमेंटम। मोमेंटम को हम किससे डोनेट करते हैं बेटा, पी से डोनेट करोगे आप, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, ये लिखा हुआ है देखो, मास P is equals to mv, ठीक है, तो it is defined as the product of the mass and velocity, it is denoted by P is equals to mv, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो आपका फॉर्मूला बना है ये तो आपको समझ में आ गया, ये हो गया मास, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है, बट जो आपका बेटा मोमेंटम होता है इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटा इसका फॉर्मूला निकालें कि m इज इक्वल टू v कैसे हुआ, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, कि आपकी एक बेटा क्या प्रेजेंट है, बुलेट प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है आपका, पीछे प्रीवियस लेक्चर में दे रखा था, देखो ये एक बुलेट दे रखी है बेटा आपको, आपकी इनर्शिया, आप बेटा मोमेंटम कैसे करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक बुलेट होती है, जो छोटी सी गोली होती है ना, वो कितनी स्मॉल साइज होता है उसका, बट जब बेटा वो आप बंदूक से क्या करते हो, उसे फायर करते हो, तो वो क्या होती है बेटा, बहुत ही हाई वेलोसिटी में, हाई स्पीड में फ्लो करती है किसी भी पर्सन के पास या कहीं पे पास, तो जितना बेटा उसका मास, उसमें क्या हो गया बेटा, आपका मास कम है, बट क्या है इस कंडीशन में अगर बात करें बेटा, मास मास आपका क्या है बेटा, कम है, बट वेलोसिटी क्या है आपकी, बहुत ज्यादा है, स्पीड में वो बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से बेटा मोमेंटम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया बेटा, मास आपका इस कंडीशन में बेटा क्या है, कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो कम है, बट उसकी वेलोसिटी जो है बेटा वो उतनी हाई स्पीड से जा रही है, तो आपका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, हाई स्पीड से जा रहा है। वही अगर हम बात करें बेटा आपकी किसकी, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि आपके यहाँ पर आप एक पर्सन खड़ा है और सामने से आपकी क्या आ रही है बेटा, बस आ रही है, तो आप अपनी पोजिशन से उसको रोक सकते हो, हाथ से बस को नहीं रोक सकते हो ना, क्योंकि बेटा उसका मास इतना ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड, भले वो स्पीड कम चला रहा हो, ठीक है, उसकी स्पीड कम हो, बट उसका मास ज्यादा है, जिसकी वजह से आप उसे रोक नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, अगर आपका मास भी ज्यादा होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी उस कंडीशन में कम है, तो ऑटोमेटिकली बेटा मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, अगर मास ज्यादा है या वेलोसिटी ज्यादा है, तो दोनों कंडीशन में आपका मोमेंटम क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, उसका मोमेंटम इतना ज्यादा ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है बेटा, अब आपको समझ में आ गया मोमेंटम क्या होता है बेटा, समझ में आ गया, मोमेंटम P is equals to mass into acceleration is called as मोमेंटम, कितना उसका मास है और कितनी स्पीड से वो चल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंटम बोलते हैं। तो अब आ जाता है बेटा हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द applied external force and take place in the direction
ठीक है। तो क्या कहता है बेटा आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि आपका क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कब चेंज होना चाहिए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, जब तक आपकी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स क्यों ना लग रही हो तब तक वो क्या रहेगा बेटा, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर डायरेक्शन। ठीक है, एक बार और बताती हूँ बेटा आपका। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, कभी भी आपकी चेंज ऑफ मोमेंटम के आगे रेट लगा हुआ है, कहीं पे भी अगर फिजिक्स में रेट की बात हो रही है तो रेट में क्या होगा बेटा, वो हमेशा टाइम से डिवाइड कर दोगे आप उसे। पूरे फिजिक्स में याद रखना, कहीं पे भी अगर रेट वर्ड का यूज होगा तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, आपके टाइम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको ये रिएक्शन क्या कहलाती है। आपकी क्या है बेटा, मोमेंटम अगर हम लिखे फोर्स जो है बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम हमने क्यों लगाया मैंने आपको बताया, कहीं पे भी रेट लिखा होगा तो आप क्या बोल दोगे, टाइम लगा दोगे उसके नीचे। ठीक है, तो फोर्स क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जब तक बेटा उसमें क्या नहीं लग रही है, बाहर तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है विद रिस्पेक्ट टू देयर डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आपने बेटा सबको पता है फिजिक्स में जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पे कांस्टेंट वर्ड का यूज करते हैं हम। तो कांस्टेंट वर्ड हम यहाँ क्या यूज कर देंगे बेटा, के, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अगेन चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका के, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के क्या लगा दिया, के लगा दिया आपका। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट बेटा आपकी, अब इसके आगे क्या होगा, आपने यहाँ पर लगा दिया के चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब बेटा कोई भी एक्सपेरिमेंट बहुत सारे गए, जो भी आपका कांस्टेंट होता है ना तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या ली जाती है, आपकी के की वैल्यू हमेशा क्या ली जाएगी, 1 ली जाएगी। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट करा हुआ है कि आपके जब कभी भी कांस्टेंट का यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। तो एफ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसकी जगह पे 1 आ जाएगी और आपका ये अगेन आ जाएगा क्या, टाइम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो ये आपका अभी तक यहाँ पर फिलहाल आ चुका है क्या, ये सारी चीजें। नेक्स्ट बेटा आपका हमने मोमेंटम क्या पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब मास क्या होता है बेटा, मास क्या होता है, अब मास आपने निकाल दिया, मास आपका हो गया बेटा कितना अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आपने यहाँ पर इससे आगे क्या कर दोगे बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन आपको याद आ रहा है कुछ, हमने कहाँ पर पढ़ा था बेटा, एक्सेलरेशन में पढ़ा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है तो क्या कर दोगे आप, मास इनटू ए। तो यहाँ जाके बेटा आपका ये प्रूफ होता है किसका, फर्स्ट में फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर आपका डिस्क्राइब हुआ है कि आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेयर एज एफ क्या हो गया बेटा आपका फोर्स, एम क्या हो गया आपका मास और ए क्या हो गया बेटा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ए क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर हम इसकी क्या बोलते हैं, हम इसकी यूनिट की बात करें तो मास की क्या होती है बेटा, केजी, और इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपका। हम कैसे सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें आपका सिर्फ क्या एक्सप्लेन करना है, आपको फोर्स के फॉर्मूले को डिस्क्राइब करना है कि आपका फोर्स का फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये आपका यहाँ पर बेटा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आ गया फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ कांस्टेंट मास, फोर्स इक्वल मास टाइम एक्सेलरेशन। तो यही लिखा हुआ है आपका, क्या हो गया बेटा, फोर्स इसका फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये क्या था आपका p अपॉन टी, मोमेंटम अपॉन टाइम। हम कब यूज करते हैं इसे, टाइम कब लगाएंगे, जब आपका रेट का यूज होगा तो उसके अगेंस्ट पे आप क्या लगा दोगे बेटा, अपॉन में टाइम यूज कर दोगे, हमेशा आपको याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा, फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा बेटा, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। जब तक बेटा बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड हो रहा है तब तक वो क्या रहेगी बेटा, अपनी पोजीशन में रहेगी, कांस्टेंट चलती रहेगी या फिर रेस्ट में रहेगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा हमने कि आपने बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिस्क्राइब करना है, आपने इसमें ये बताना है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एक्सटर्नल फोर्स के, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कहलाएगा बेटा आपका क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब एक चीज और बेटा आपको पता होनी चाहिए, हमने फोर्स में पढ़ा था या फिर वेलोसिटी में पढ़ा था। ठीक है, जब भी बेटा अगर आपकी क्या किसकी बात हो रही है, वेक्टर क्वांटिटी की बात होती है,
वेक्टर क्वांटिटी में हमने क्या चीज पढ़ी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी आपकी क्या बताती है कि आपका मैग्नीट्यूड कितना है और प्लस डायरेक्शन कैसी है, ये बताती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन बेटा कैसे बताएगी? वो आपकी जिस जगह पे ऑब्जेक्ट था आपका, वो आपकी आगे की साइड इंक्रीज हो सकती है या फिर पीछे की साइड डिक्रीज हो सकती है। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपका एक यहाँ पर बॉल है, ठीक है, ये बॉल थी आपकी। अब ये यहाँ से बेटा, यहाँ से एक फोर्स लगी और ये वीवी वेलोसिटी, यू की वेलोसिटी से बेटा यहाँ पर मूव हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 सेकंड, ठीक है, ये यहाँ पर हुई अभी। अब इसमें कोई बेटा क्या हुई, फोर्स अप्लाइड हुई, जिसने क्या कर दी बेटा, इधर की साइड ये मूव कर दिया। तो ये अपने ऑब्जेक्ट से बेटा इधर की साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में बेटा अगर हम लिखेंगे आपकी वैल्यू या फिर आपकी कोई भी फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये इस पोजीशन से पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही आपके बेटा सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। अगर जब वेक्टर क्वांटिटी का यूज होगा तो आपको डायरेक्शन का यूज करना है। अगर वो अपने ऑब्जेक्ट से आगे मूव हो रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है तो आप नेगेटिव साइन लगाओगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है बेटा आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्या होता है बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? अगेन बहुत ही इजी है ये वाला न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है बेटा, कोई भी फोर्स है, अगर आप बेटा किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉल है, बॉल को अगर मैं धक्का दूंगी बेटा तो वो अपोजिट वहां से मेरे को एक्शन दिखाएगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं बेटा, वो क्या कहलाता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मैं आपका धक्का दे रही हूँ वो ऑब्जेक्ट मेरे को दोबारा से वहां से धक्का देगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, whenever one exert a force of another object then the second object exert a equal and opposite force of the first object is called as न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा, कभी घर पे आप पिटते होंगे मम्मी से या किसी से भी, ठीक है, या फिर स्कूल में टीचर से पिटते हो, तो जब बेटा वो आपके गाल पे स्लैप मारते हैं तो आपको तो पेन होता ही होता है, बट उनके हाथ में भी क्या हुआ बेटा, कोई फोर्स लगी जो आपकी बॉडी ने उसको फोर्स दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, कहीं पे भी अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट लड़ रहे हैं या फिर दो ऑब्जेक्ट है, वो दोनों अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इक्वली क्या लगाएंगे बेटा, वो दूसरे पे अपोजिट फोर्स क्रिएट करेंगे, जिसे आप क्या बोलते हो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, कभी कोई भी दो पर्सन है, अब वो चल रहे एकदम से देखा नहीं तो आपका सिर टकरा गया, ठीक है। जब सिर टकराता है बेटा तो आपकी फोर्स उस बंदे पे लगी और उसकी फोर्स आपकी बॉडी पे लगी, तो दोनों के पेन हुआ ना, दोनों की फोर्स लगी, इसकी वजह से दर्द हुआ, तो ये कहलाता है बेटा आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया बेटा यहाँ पर? तो यही लिखा हुआ है बेटा, दीज एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज व्हाइल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जब हम बेटा चलते हैं, ठीक है, हम कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो जब आप बेटा मूव कर रहे हो तो आपको मूव करते समय आपको पीछे से एक प्रेशर दे रहे हो ना, फोर्स दे रहे हो, जिसकी वजह से आप आगे मूव कर पा रहे हो, और अगेन आपके जो नीचे ग्राउंड सरफेस है वो आपको क्या दे रही है, अगेन फोर्स दे रही है, जो कि कौन सी फोर्स कहलाएगी बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स कहलाएगी बेटा, फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगी। तो जब हम मूव कर रहे हैं हम अपनी बॉडी से तो फोर्स दे रहे हैं, बट नीचे सरफेस एरिया क्या दे रहा है बेटा, आपको फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है बेटा, आपके अपोजिट रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, ठीक है। तो यही सारे बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, आपका एक पर्सन है, ठीक है, वो बोर्ड पे बैठा हुआ है, बट बोर्ड से वो उतरना चाह रहा है नीचे, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी बोर्ड पे बैठे होंगे, तो जब वो बेटा साइड में जाके आप क्या करते हो, उससे उतरने की कोशिश करते हो, तो क्या करते हो, जब आप उस पर उतरते हो तो वो जो बोर्ड होती है वो पानी के फ्लो से बेटा पीछे की साइड एक्शन जा रही है ना, पीछे एक फोर्स लगा रही है और आप आगे अपनी फोर्स लगा रहे हो, है ना, उतरने के लिए आप आगे फोर्स लगा रहे हो, तो दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, आपकी अपनी बॉडी में अपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से उतर रहे हो तो आपने एक्शन आगे की साइड करा, तो आपकी आगे की साइड फोर्स लगी, ठीक है, बट जब आपकी जो बोट है बेटा वो क्या करी, वाटर के रिस्पेक्ट में उसने पीछे के डायरेक्शन में क्या दिखाया, अपनी फोर्स दिखाई, तो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो फोर्स दिखा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फिर बेटा, आई होप बेटा आप सब लोगों को तीनों लॉज समझ में आए होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।
मच।